यह नदी की आवाज़ है। अचानक हमारा नायक शहर दिखाता हुआ कहता है, ज़रा ध्यान से सुनो, वह बहुत पास है। उसका सिर नीचे झुकाया, जैसे सुनने के बजाय वह किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रही है। हवा तो नहीं है? उसने पूछा। हवा की आवाज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, हवा का बहुत शोर होता है। यह नदी की आवाज़ है, मैंने कहा। वह हवा से बिल्कुल अलग है। हम कुछ देर तक चुपचाप उसे सुनते रहे। इतनी ऊंचाई से उसका स्वर एक धीमी सी थपथपाहट सा लगता था। कभी वह एकदम बुझ जाता था, तब हवा बीच में आ जाती थी। उनके और उस स्वर के बीच एक सफ़ेद सा सूनापन। फिर वह उठता था अपने आप, एक कमज़ोर आग्रह की तरह, जैसे वह अपने को हवा से मुक्त करने के लिए छटपटा रहा हो। तुम्हें कैसे मालूम यह वही है? उसने मेरी ओर देखा। तुम हमेशा पहचान सकते हो, मैंने कहा। क्रेज़ी, उसने हंसते हुए कहा। तुम हमेशा नदी की आवाज़ पहचान सकती हो, मैंने आग्रह किया। मैं पहचान नहीं सकती, उसने कहा। अगर तुम सुनो तब पहचान लोगे। It is something dark and deep. Dark and deep? उसने मेरी आवाज़ की नकल करते हुए कहा, लेकिन अब वह हंस नहीं रही थी। मुझे तब बहुत सूखा सा लगा, हल्का सा भी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसका सिर ऊपर उठाया था। क्या बात है? मैंने उसकी ओर देखा। हवा से उसकी पलकें आँखों के ऊपर फड़फड़ा रही थी। हमें चलना चाहिए, उसका स्वर बहुत धीमा था। मुझे तब पहली बार उसका चेहरा इतना पास लगा, सर्दी की सूखी धूप में सुर्ख, बड़ा और बदला सा। तुम थक गए हो? मैंने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। हवा से उसका स्कार्फ बार बार फड़फड़ा जाता था। उसके बाहर कुछ भूरी लटें माथे पर छितर आई थीं, धूप में चमकती हुई। पास आ जाओ, वरना तुम हवा में उड़ जाओगी, मैंने हंसते हुए कहा। वह बिल्कुल मुझसे सट गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह उठाया। उसे मालूम नहीं था मेरा चेहरा उसके सिर पर है। तब अचानक मेरे होंठ उसके मुंह पर घिसटते गए, फिर वे ठहर गए कनपटियों के नीचे कुछ भूरे बालों पर। सुनो, उसने कहा। किंतु इस बार मैंने कुछ नहीं सुना। मेरे होंठ इस बार उसके मुंह पर आए आधे वाक्य पर जम गए। उसका उठा मुंह निर्वाक सा उठा रहा। कुछ देर तक मैं सांस नहीं ले सका। हवा बहुत थी, लेकिन हम सब उसके नीचे थे। हम बार बार सांस लेने के लिए ऊपर उठ रहे थे, ऊपर आते थे, हाँफते हुए एक दूसरे की ओर देखते थे। दिखता कुछ भी न था, अधखुले होंठ, ओवरकोट के कॉलर का एक हिस्सा हम दोनों पर फड़फड़ाता हुआ, बेचैन सा स्कार्फ। उसकी देह धीरे से हिली, फिर हट गई, फिर ठहर गई। मीता आता होगा, उसने कहा।
उसने अपने चेहरे को बहुत धीरे से मेरे मुंह से अलग कर दिया। मुझे लगा मैं वापस लौट आया हूँ, लेकिन उसी जगह नहीं जो चंद लम्हे पहले छूट गई थी। मुझे वह भयावह सी लगी, अपहचान जो हम दोनों के बीच चुप चली आई थी। रायना, मैंने अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए, उसके होठों पर, उसके गालों पर, जैसे महज उसे छूने भर से मैं उस पुरानी पहचान को वापस खींच लाऊंगा। उसने आंखें खोल दी। हमें चलना चाहिए, उसने कहा। मैं उस समय उसकी ओर नहीं देख सका। मुझे उसका सहज स्वर अत्यंत कोरा सा जान पड़ा। उसके स्वर में यदि जरा सा भी आरोप, मेरे प्रति थोड़ी सी भी अवहेलना होती, तब मैं सह लेता, किंतु वह खाली था। सिर्फ एक खाली सी रोशनी उसकी आंखों में सिमट आई थी। यह बाद में जाना उस दोपहर में है। उस दोपहर इतनी ऊंचाई पर मैंने प्राग को उसके साथ देखा था। उसके गले में मेरा मफलर लिपटा था, जिसे वह भूल गई थी। नीचे शहर के मकानों की सूनी साएं साएं हमें सुनाई दे जाती थी, और उनके ऊपर घुल रहा था नरकटी कर। आनंद लेते हुए, ये एक दूसरे के चेहरे से अलग होते हुए आनंद ले रहे हैं दिसंबर का मलिन अवसन्न आलोक। हम नीचे उतरने लगे। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। स्क्वायर में, वहाँ मीता होगी, मैंने कहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा नायक दिलफेक तो नहीं है बड़ा गंभीर, लेकिन मचलता है इसी का दिल, है ना। तो चुंबन के प्रथम दृश्य का आपने देखा कि कितना गंभीर और फिर भी रोमांटिक वर्णन है। ये दृश्य दर दृश्य है। तो ये मेरी फ़िलहाल वो हिस्सा जो मैंने पढ़ा, उस पर छोटी सी टिप्पणी। सुनने के लिए धन्यवाद।